हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं क्लास 12। टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बोर्ड, जी, नीट सभी में इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो आप तैयार हो जाइए फिजिक्स सीखने के लिए। फिजिक्स पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, ना पढ़ाने का है, फिजिक्स सीखने और सिखाने का है। हम यादव सर मीन्स वाई सर मीन्स फिजिक्स, सीखना सिखाना, एक्सपीरियंस एंड फील इट मीन्स फिजिक्स। आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे फिर बुक से ही पढ़ते रहिएगा। इसका अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करें और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख गए, इट मीन्स आपको फिजिक्स आती है। नहीं तो पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि हमने 50 क्वेश्चंस तैयार किए, 51वां क्वेश्चन एग्जाम में पूछा और हम आंसर नहीं दे पाए, होगी ना गड़बड़। इसी का नाम है कॉन्सेप्ट, इसी का नाम है फिजिक्स। यदि आपने फिजिक्स को विद कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट अपने खुद के बिल्ड कर लिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट, क्योंकि फिजिक्स लाइफ को इजी बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। इंटरेस्टिंग है या नहीं? मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है, मेरा इमेज आप तक पहुंच रहा है और मेरा पढ़ा है वो आपके समझ में आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, इसी का नाम है फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नोट कर सकते हैं साथ साथ आप आराम से। टॉपिक का नेम मैं यहां नोट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें दो पार्ट हैं, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन्स स्टेशनरी। तो मीनिंग आपके समझ में आ गया होगा। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज। एक्चुअल में जो थेल्स ने बताया था, स्टार्टिंग अपन एनसीईआरटी की बात करें तो थेल्स ने अंबर की बात की थी। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम बोलते हैं। फर्स्ट जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी थी वो किसमें मिली? किसमें? इलेक्ट्रम यानी अंबर में। और मेन ब्रांच जो है उसको नाम दिया गया था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज डिवाइडेड इन टू ब्रांच। First branch is electrostatics, and second branch is electrodynamics. तो यहां पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो यहां अपन देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स स्टेशनरी, डायनेमिक्स मोशन की बात करेंगे। तो आप इन दोनों को अच्छे से समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज और स्टेशनरी चार्ज। ओके, यहां बात करेंगे द स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज। तो मेरी बात समझ गए? ये था इसका हिस्ट्री। क्वेश्चन ये नहीं है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम इसको जानना चाहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेन ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज डिवाइडेड इन टू ब्रांच, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मींस स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज। इट मींस हम इसमें किसकी स्टडी करने वाले हैं? इलेक्ट्रो मींस किसकी स्टडी करने वाले हैं? चार्ज का स्टडी करने वाले हैं। किसका स्टडी करने वाले हैं? चार्ज का। ओके, और जब हम बात चार्ज की करेंगे तो देखो मैं एट फर्स्ट देखो हमारा पढ़ने का मकसद या तो हम फिजिक्स को लर्न कर रहे हैं तो हम 12th बोर्ड टॉप करें। इट मीन्स हमें एनसीईआरटी की हर ईच एंड लाइन हमारे समझ में भी आए और उसका कॉन्सेप्ट भी हमारा अपना हो। दूसरा, आप टॉप करना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि आप या तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर। तो इट मीन्स हमारा नीट में से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर हम दे पाए, ये हमारा प्रयास है। थर्ड, हम जेईई मेंस या एडवांस यानी एनआईटी या आईआईटीज में जाना चाहते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम सोल्व कर, तो हमें फिजिक्स आता है, इलेक्ट्रो से आता है, तो हम उन सब की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन में ही आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर देते हैं, फिर हम एनसीईआरटी पे चलेंगे। फर्स्ट हम इसमें किसकी स्टडी करने वाले हैं बेटा? बोलो तो मेरे साथ। इलेक्ट्रिक चार्ज। किसकी बात करने वाले हैं हम? इलेक्ट्रिक चार्ज।
इलेक्ट्रिक चार्ज विजिबल नहीं है लेकिन फील किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को फील किया जा सकता है। कैसे फील करोगे? व्हेन glass rod rub with silk, then glass rod becomes positive, silk becomes negative. It means now glass rod attract light, dust particles, etc. तो वो उसके चारों ओर देखो एक अट्रैक्शन रिपल्सन जो फील्ड डेवलप हो रहा है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है ड्यू टू चार्ज। उसका रीजन क्या है? चार्ज है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, फैन घूमने लग गया, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो चारों ओर का है फील्ड, इट मींस चार्ज का मीनिंग ही क्या है? या तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सपीरियंस किया जा सकता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपीरियंस किया जा सकता है। क्लियर? ओके। अब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरीज जो ले रहे हैं स्टेशनरी चार्ज, आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हम ले रहे हैं स्टेशनरी चार्ज। कौन सा ले रहे हैं हम? स्टेशनरी चार्ज। और सेकंड कैटेगरी ले रहे हैं हम मूविंग चार्ज। सेकंड कैटेगरी ले रहे हैं मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज, यहां जब हम स्टेशनरी चार्ज की बात करेंगे, अरे स्टेशनरी तो देखो, स्टेशनरी वर्ड जो है, मैं बात किया अभी ग्लास रोड की, मैं बात करूं देखो, व्हेन ए कॉम रब विद ड्राई हेयर्स देन ड्राई हेयर्स बिकम पॉजिटिव एंड कॉम बिकम्स नेगेटिव। और देखना जब हम यूं करते हैं तो एक अट्रैक्शन, हेयर्स कॉम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देख पा रहे हैं आप? चार्ज को नहीं, उसके फील्ड को एक्सपीरियंस ही कर पा रहे हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि जो कॉम है वो कंडक्टर है और नॉन कंडक्टर है, यानी इंसुलेटर है। क्या है? गुड। नॉन कंडक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूविंग के लिए फ्री होते हैं, जबकि नॉन कंडक्टर में क्या होता है? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट नहीं कर सकते। तो कॉम को रगड़ा अट्रैक्शन रिपल्सन आ रहा है, इट मींस ये चार्ज तो है, कॉम तो नॉन कंडक्टर है बट इट्स चार्ज। आफ्टर रब क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। तो चार्ज हो रहा है तो इसमें क्या है? अट्रैक्शन भी है, इसका फील्ड भी है। ये क्या है? स्टेशनरी चार्ज है। फील्ड का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही चार्ज मूव करता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस ये क्या हो गया? मूविंग चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट मूव हो रहा है तो अराउंड ए नॉन फील्ड जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। कई बार अप डाउन में आप देखोगे वहां से हीट यानी एनर्जी भी रेडिएट हो रही है। तो ये सब किसकी प्रॉपर्टी हुई? चार्ज की। लेकिन चार्ज की दो तरह की प्रॉपर्टीज है, स्टेशनरी चार्ज की, मूविंग चार्ज की। स्टेशनरी चार्ज में प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन? स्टेशनरी चार्ज। गुड। मूविंग चार्ज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, व्हेन मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड, व्हेन v इज नॉट कांस्टेंट। दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज की प्रॉपर्टी है ही, लेकिन रेट ऑफ फ्लो चार्ज क्या है? करंट। और करंट से क्या फील्ड होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे स्टेशनरी में देखो हमने क्या लिखा था? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट स्पीड तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। E मींस इलेक्ट्रिक, B मींस मैग्नेटिक फील्ड बोथ। क्लियर? लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट नहीं हो, सिर्फ बात हो मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड ऑल्सो रेडिएट्स एनर्जी, ऑल्सो रेडिएट्स एनर्जी। तो अब हम तीन क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं बेटा। देखो तो ध्यान दो, किस लिए लिख रहे हैं? तो नोट्स बनवाऊंगा बहुत ही शानदार, लेकिन नोट्स होंगे अपने खुद के, आपके अपने कॉन्सेप्ट का। समझ लीजिए इसको। बात की इलेक्ट्रिक चार्ज की, स्टेशनरी चार्ज एंड मूविंग चार्ज, दो कैटेगरीज पढ़ी हमने। स्टेशनरी चार्ज कैन प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट्स एनर्जी। क्वेश्चन को किस तरह से? तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 था स्टेशनरी चार्ज में प्रोड्यूस, आंसर क्या देंगे? ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड।
मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस, क्या आंसर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो रेडिएट्स एनर्जी। इसमें थर्ड क्वेश्चन सुनिए, a moving charge with a constant speed can produce, फिर आंसर क्या देंगे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। तो 3 क्वेश्चन सीख गए। जिंदगी भर में भूल जाओगे क्या, डेंगू आएगा तो भूल जाओगे क्या, कोरोना में भूल जाओगे क्या, कभी नहीं भूलेंगे यदि आपने इसको फील किया है। कॉम्ब वाला कैसा था, स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, पंखा थोड़ी ना चल रहा था उससे क्योंकि स्टेशनरी चार्ज था। पंखा कब चला, फैन कब चला, जब करंट गया। करंट क्या था, मूविंग चार्ज, यदि कांस्टेंट स्पीड से गया तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और फ्लक्चुएट गया, एक्सेलरेशन है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो इट मींस एनर्जी भी रेडिएट्स कर रहा है, एनर्जी भी सी की प्रॉपर्टी है। अरे 12th का पूरा 50% सिलेबस का नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्लियर, 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। हम जान रहे हैं यहाँ पे चार्ज को। अब मैं बात कर लेता हूं आपके बोर्ड यानी एनसीईआरटी की बोर्ड एग्जाम्स में क्या पूछा जाएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, मैं स्टूडेंट से पूछता हूं तो आप ही की तरह सारे स्टूडेंट सोचता है और वो उसके बारे में बहुत सारी बातें बताता है, attraction, repulsion, neither we create nor we destroy, when comb rub with dias and comb becomes charged, बहुत सारी चीजें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये सारी चीजें बताता है। लेकिन मैं फिर पलट के पूछता हूँ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, आंसर नहीं आता। आप भी दे दो, दीजिए आंसर ना, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, पता पड़ता है चार्ज इज नथिंग, चार्ज इज नथिंग। इसका एक जो रिलेशन है वो किसके साथ है, मास। एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज डजंट पॉसिबल विदाउट मास। हम कह सकते हैं दैट बॉडी इज चार्ज, दैट बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज, दैट बॉडी इज नेगेटिव चार्ज। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी को आपको चार्ज करना है या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो या उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, किसको, किसी बॉडी को। बॉडी नहीं है तो चार्ज नहीं है, चार्ज इज नथिंग, ये आंसर। इसलिए तो हम इसकी ऑल प्रॉपर्टीज की बात कर पाते हैं लेकिन इसकी बात नहीं कर पाते हैं, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मेरे साथ हो जाइए आप, यदि आपको इसको डिफाइन करना है एनसीईआरटी की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में, तो इसको फर्स्ट हम देखो क्या बोल सकते हैं। फर्स्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या बोला हमने, इलेक्ट्रिक चार्ज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज doesn't possible without mass, doesn't possible without mass, existence of charge doesn't possible without mass, mass नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा, इसलिए दिक्कत आती है। तो एक्चुअल में चार्ज एक यूनिक एंड स्पेसिफिक फीचर है मैटर का कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें चेक करना है। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज, और यदि उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाता है तो क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, एक बात ठीक है। इसी को रिवर्स बोलो तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों की बात करें, दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज एक्जिस्टेंस ऑफ चार्ज डजंट पॉसिबल विदाउट मास, इसको रिवर्स करके एक्जिस्टेंस ऑफ मास डजंट पॉसिबल विदाउट चार्ज, रॉन्ग स्टेटमेंट। सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, गुड, क्योंकि मास में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, में भी न्यूट्रल। क्लियर, तो मास का एग्जिस्टेंस है, चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर मैंने अभी क्या बताया, दैट बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज, आप देखेंगे कहां है सर पॉजिटिव, दैट बॉडी इज नेगेटिव चार्ज, सर कहां है नेगेटिव, हमें कुछ दिखाई, चार्ज विजिबल नहीं है, इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है किससे, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो सेकंड डेफिनेशन, a body
that can experience or produce electric and magnetic field, that means body charge, यानी due to which a body experience electric and magnetic field, that body is charged. और फिर बात करें थर्ड डेफिनेशन की, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ना. डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज. क्योंकि चार्ज की बात कहां से आएगी कि उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हुआ या नंबर डिक्रीज हुआ, दैट इज द चार्ज. क्लियर? तो थर्ड डेफिनेशन हम दे सकते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज. तो क्लियर, चार्ज खुद क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. तो आप आंसर दे पाएंगे इसका. क्लियर? बिल्कुल. इसको फील कर पाएंगे, हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे. विजिबल नहीं है, लेकिन हम पढ़ते पढ़ते इतने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपको चार्ज भी विजिबल दिखाई देने लगेगा, विजिबल हो जाएगा. अब हम इसी के साथ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ इसकी बात करेंगे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लेके आ रहे हैं आपके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. क्या क्वेश्चन लेके आ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम आपके सिर्फ बोर्ड और एनसीईआरटी की बात करें तो क्वेश्चन होता है राइट डाउन एनी 4 प्रॉपर्टीज. तो आप 4 प्रॉपर्टीज नोट कर सकते हैं. क्या जो आपको आती है वही सब सोचो. व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? कैसे फील करते हो सर? कॉम को फील करते हैं, ग्लास रोड को सेरेगेटिव फील करते हैं. ये सब तो किसके कारण हो रहा है? इट मींस फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है वो नोट कर देता हूं मैं. लाइट चार्ज रिपेल and unlike charge attract to each other. फील करें. अरे सेम पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहता है? रिपल्सन. क्या रहता है? रिपल्सन. अपोजिट पॉजिटिव नेगेटिव. सर ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं, ये तो हमारा फेवरेट टॉपिक है. क्या है? एट्रैक्शन. क्या है? एट्रैक्शन. सर यही बात चलती है, एट्रैक्शन. तो लाइट चार्ज सिमिलर चार्ज के बीच में क्या रहेगा? रिपल्सन. और अपोजिट चार्ज के बीच में क्या रहेगा? एट्रैक्शन. अपोजिट चार्ज के बीच में क्या रहेगा? एट्रैक्शन. इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन. प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एट्रैक्शन. गुड. अब मैं आपको कंपटीशन में लेके आता हूं. बात प्रॉपर्टीज की नहीं है, यहाँ बात आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की, IITian बनाने की है. तो हमें इस लाइन में से बोर्ड के बाद कंपटीशन में क्या पूछा जाएगा, हम एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं. और मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, यही लिख दूं क्या बेटा? यहां पे लिख देता हूं, इज एवर वन इलेक्ट्रॉन attract another electron. सर रॉन्ग स्टेटमेंट. ये तो अभी आपने ही क्लियर किया और हमें भी पता है लाइट चार्जेस में क्या होता है? रिपल्सन. एक इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन अनदर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है. यही थ्योरी ऑफ चार्ज है. हाँ ये सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? इज एवर वन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट अनदर इलेक्ट्रॉन. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थिंक. और ये मैं लिख देता हूं यस सर. हो भी गड़बड़, हमें उल्लू बना रहे हो. नहीं, यस इज राइट आंसर इसका, बिल्कुल एग्जैक्ट राइट.
और अब मैं अगली लाइन बोलते हैं, आप भी कहोगे यस सर। क्या? ड्यू टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, आई बात ध्यान में, फोर्स, ईच पार्टिकल अट्रैक्ट अनदर पार्टिकल। भूल गए थे 11th में हमने बहुत पढ़ा, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स में कहीं भी रिपल्सन था क्या? कहीं नहीं था ना। तो ईच पार्टिकल अट्रैक्ट अनदर पार्टिकल, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है यूनिवर्स में। क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, एक बार नीट में भी आया कि दो पार्टिकल, दो बॉडीज स्पेस में हैं तो उनके बीच का स्पेस टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा? डिक्रीज होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है, न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, अट्रैक्शन लॉ है। आई बात समझ में? ये तो आप इन कॉन्सेप्ट को मत छोड़िए। फिर एक्सपीरियंस हमें इलेक्ट्रॉन में यानी कि हमने सर कॉम को रब किया, 10 पार्टिकल्स ऊपर आ रहे हैं, कहाँ है? देखो यूं जा रहा था तो नीचे जा रहा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ रहा था, लेकिन हमने रब किया 10 पार्टिकल ऊपर आ रहे हैं। इट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट यूनिवर्सल है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। 10 की पावर 43 टाइम्स ज्यादा है, 43 टाइम्स ज्यादा है। तो ये क्या है? इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है कंपेयर टू उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इसके कंपेयर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसी को फील किया जा रहा है। इसलिए हम जनरल बोलते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। और यहाँ यदि पार्टिकल की बात करेंगे तो ईच पार्टिकल में अट्रैक्ट अनदर पार्टिकल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हो गया होगा? अरे सर समझ में आती हैं हमारी छोटी मोटी चीजें भी, हम भी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। वाई सर मीन्स फिजिक्स मीन्स लर्निंग, रट्टाफिकेशन नहीं। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी भाई एनसीईआरटी में? अपने बॉडी प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज में लाइक चार्ज बोलो तो गुड रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, और रिवर्स क्वेश्चन में पढ़ लिया था। सेकंड चार्ज इज एडिटिव, that is इसका मीनिंग चार्ज इज स्केलर। सर जानते हैं स्केलर मींस इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अरे कहीं भी अपने को किसी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज +q + 2q + 3q, इट मींस हमें यहाँ +1 3 4 5 और ये 5q। तो देखो हमने क्या किया, सिग्मा क्यू हमें जब करना था टोटल चार्ज तो +q + 2q + 3q, एक मींस कितना हुआ 5q। तो हमने क्या किया, अलजेब्रिक सम किया, कहीं नहीं देखा इसके बीच की डिस्टेंस डायरेक्शन क्या है, इट मींस ये स्केलर है, अलजेब्रिक सम किया जा सकता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी याद होगी आपके, चार्ज इज एडिटिव, दैट इज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? और थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज इनवेरिएंट। सर ये तो एनसीईआरटी की लाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आती कि ये इनवेरिएंट क्यों है। चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डजंट डिपेंड ऑन स्पीड और एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे? इसकी यही देखो क्वेश्चन बनता है, यहाँ कॉम्पिटिशन की बात करूं मैं, नीट जेईई की बात करूं तो यहाँ ध्यान रखना इसी को चार्ज ना लिख के स्पेसिफिक चार्ज लिख दिया जाए, स्पेसिफिक चार्ज लिख दिया जाए। स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट नहीं है, स्पेसिफिक चार्ज मीन समझ गए होगे रेशियो Q/m, और यहाँ पे m वेरिएंट है, ये इनवेरिएंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी में बात करूं कि हम चार्ज की बात करें कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और यदि ये लाइट की स्पीड से दौड़े
या स्टेशनरी रहे या हाफ स्पीड दौड़े, इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम रहने वाला है। किसका? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बट मास की बात करें तो देखो मास का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूं क्योंकि अपना टॉपिक ये नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड है। ये लो v²/c²। यहाँ m नोट को बोलते हैं रेस्ट मास, यहाँ पे रेस्ट मास, और c स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, v स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ हमने देखा कि जैसे जैसे स्पीड चार्ज पार्टिकल की बढ़ेगी उसका मास इंक्रीज होगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे रेस्ट मास अलग है, इसीलिए Q/m के चेंज होने से स्पेसिफिक मास चेंज होगा। लेकिन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इसको कितना भी तेज दौड़ाएं ये इतना ही रहेगा। इसलिए चार्ज के लिए क्या लिखा जाता है? चार्ज इज इनवेरिएंट, मास के लिए नहीं लिखा जाता। कितने प्रॉपर्टी याद कर ले रहे हैं, बोलो तो फटाफट। फर्स्ट लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज वाली बात होगी, सेकंड चार्ज स्केलर की समझ में आ गई, और थर्ड चार्ज इज इनवेरिएंट। आई नहीं बात समझ में? क्लियर? यहाँ पे मास को नहीं लिख सकते क्योंकि मास चेंज हो रहा है विद स्पीड। क्लियर? और अब मैं दो प्रॉपर्टीज और बात करूंगा जो कि बहुत ही खास प्रॉपर्टीज हैं। अरे फोर्थ प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है सर? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हमारे समझ में आ गया। फिर भी अब देखो इस पे भी बहुत ही, ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। जब हम बात कर रहे हैं जेईई की, नीट की, और साथ में टॉप करने की बोर्ड में, तो हमें समझना होगा। देखो इस पे यदि नीट की एनसीईआरटी की बात करूं मैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, इसी को लाइन को देखो कैसे पूछ सकते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, एक्सप्लेन इट, चार्ज इज कंजर्व्ड, एक्सप्लेन इट। सर बिल्कुल यही बात है, चार्ज इज कंजर्व्ड, एक्सप्लेन इट। और अब मैं आपकी भाषा बोल भी देता हूँ सर, इसका आंसर तो आता है, हम खुद भी नोट कर लेंगे, फिर भी आप बता दीजिए तो मैं बता देता हूँ। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Means that is conservation of charge. Charge can be transferable. चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। It can be transfer from one body to another body. लेकिन कॉम्पिटिशन में जाएंगे तो आपको कहेंगे सर अभी तो आप बता रहे थे, when a glass rod rub with silk, then glass rod becomes positive and silk becomes negative. When comb rub with dry hairs, then dry hairs becomes positive and comb becomes negative. चार्ज तो प्रोड्यूस हो गया। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पॉइंट और नोट करें, क्या? द टोटल चार्ज ऑन एन isolated system is always remains constant। यहां से बात समझ में आपके आएगी। क्या करें? टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम, सेपरेट सिस्टम की बात करें, टोटल चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूनिवर्सल लॉ है, कहीं कोई फेलियर नहीं है। तो आप इसको, ये तो लाइन आपकी है ही, लेकिन इसको भी समझेगा। टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इट मींस इसकी क्या बात हुई? टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम यानी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। Q प्लस माइनस, ये बात आपके क्लियर है। नीचे इसी का नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नहीं तो आप फंस सकते हैं। और इससे और क्या बात, देखो मैं आप फील करते हैं इसको सर, फीलिंग। देखो ये कोई आइसोलेटेड
सिस्टम है। यहाँ 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, माइनस 2 कूलम, ये सब इसमें चार्ज पड़े हुए हैं, ये सब चार्ज पड़े हुए हैं। ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और इसको यहाँ और आफ्टर सेटिंग सपोज यहाँ पे एक बॉडी था 2 कूलम और यहाँ पे मिला में प्लस 3 कूलम चार्ज, यह एक बॉडी मिली और पूछा व्हाट इज द चार्ज ऑन थर्ड बॉडी। तो सिंपल सा हमें कॉन्सेप्ट, सर हमें क्या पता थर्ड बॉडी में क्या चार्ज होगा, हमें पता है टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता है, ना तो इंक्रीज होता है और ना ही डिक्रीज होता है। इट मींस टोटल चार्ज Q1 plus Q2 plus Q3 and so on equal to Q1 dash plus Q2 dash plus Q3 dash and so on। इस तरह से ये कभी चेंज नहीं होगा, बिफोर एंड आफ्टर टोटल चार्ज हमेशा इक्वल। जैसे यहाँ ऐड किया 1 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 3 कूलम माइनस 2 कूलम, और इधर हमने देखो 2 कूलम प्लस 3 कूलम, या हमें नहीं पता, हमने लिया Q जिसको हमें फाइंड करना है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो देखो यहाँ पे कितना हुआ भाई 3 2 5 1 6 6 माइनस 2 प्लस 4 कूलम, इधर कितना हुआ 2 प्लस 3 5 कूलम प्लस Q, इट मींस Q इक्वल टू 4 कूलम माइनस 5 कूलम, इट मींस माइनस 1 कूलम इज राइट आंसर फॉर थर्ड बॉडी। इस पर कितना होगा -1 कूलम। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं कि टोटल चार्ज before the reaction and total charge after the reaction always remains constant। इसी को हम देखो कितने तरीके से मैं बात करूं, सिर्फ आपके पास सिंपल एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक्सप्लेन इट, वन लाइन में है तो वन लाइन में आप लिख सकते हो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी रिमेंस ऑलवेज कांस्टेंट 2 प्लस माइनस इक्वल टू कांस्टेंट सफिशिएंट है। बट इसको अपने को एक्सप्लेन करना है, कंपटीशन के लिए तैयार करना है, तो नंबर 1 डेफिनेशन जो आपने दी थी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can be transferred from one body to another body। एक बात। सेकंड बात हम याद रख सकते हैं टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी remains always constant। सेकंड बात। थर्ड डेफिनेशन हम क्या ध्यान रख सकते हैं, इन एनी केमिकल फिजिकल और न्यूक्लियर रिएक्शंस टोटल चार्ज ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द बिफोर रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हम देखेंगे उसके आफ्टर एंड बिफोर टोटल चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये भी यूनिवर्सल, पहले आप रिएक्शंस को बैलेंस करते थे तो इधर और इधर दोनों तरफ चार्ज बैलेंस है, तब कहते हैं रिएक्शन इज ओके, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज यूनिवर्सल, ये कभी फेल नहीं हो सकता। तो एनी फिजिकल केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शंस टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर इज ऑलवेज इक्वल, कभी चेंज नहीं होता। किसी भी रिएक्शन की बात करें, जैसे हम बात करें यूरेनियम 92 न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें, इस पे अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट क्या, इसको क्या बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स का हम बात करें, तो देखो यहां से यदि हम मतलब किसी भी रिएक्शंस की बात करेंगे और एक इसी के साथ देखो मैं इसे कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूं, दो नाम आपके पास आएंगे, पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनहाइलेशन, दो चीजें आएंगी यहां, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर इनहाइलेशन। पेयर प्रोडक्शन का मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का एक पेयर प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे चार्ज क्या हो जाता है, वापस मिलके न्यूट्रल हो जाता है। ये दो तरह का अपोजिट रिएक्शन, यूरेनियम कैसा है रेडियो एक्टिव है, ये हमेशा डीके होता रहता है, इससे बनता है थोरियम 90-234, साथ में यहाँ से क्या बने अल्फा पार्टिकल बन जाते हैं 2He4 अल्फा पार्टिकल। तो ऐसा लगता है कि देखो यहाँ 92 से 90, लेकिन 90 प्लस 2 यहाँ भी चार्ज कैसा है 92। कुछ ये जो मैं बात पेयर प्रोडक्शन की करूं तो देखो यदि न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कर दें या फोटॉन्स गामा फोटॉन्स की बात करें, गामा फोटॉन्स का मतलब
हायर एनर्जेटिक फोटॉन्स की बात करें जिनकी एनर्जी 1.3 या 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और 1 पॉजिट्रॉन, और क्या क्या नाम बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ये एक पेयर प्रोड्यूस होता है जिन पर चार्ज कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, मास सेम है, और ये अनस्टेबल, तो इसका नाम, इस रिएक्शन का नाम क्या है, पेयर प्रोडक्शन, और ये वापस मिलके फिर से 2 गामा फोटोन देते हैं, और चार्ज यानी फोटोन तो क्या है, यूनिट ऑफ लाइट होगी, एनर्जी भी यूनिट होगी, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ भी चार्ज नहीं था, यहाँ ई प्लस माइनस मिला के यहाँ भी जीरो था और यहाँ भी जीरो थी, ये क्या हो गया, पेरिनाइजेशन हो गया। तो किसी भी एक चैडविक ने, मैं बता दूं आपको, नाइट्रोजन की जो रिएक्शन दी थी जिसे हीलियम पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया था और फर्स्ट टाइम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, वहां भी हम चार्ज की बात करें तो चार्ज कैसा रहता है, कंजर्व। तो अब आप समझ गए होंगे हम बात किसकी कर रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में फर्स्ट लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज की बात की हमने, अट्रैक्शन रिपल्सन की बात की, सेकंड हमने बात की चार्ज इज स्केलर, एडिटिव की बात की, थर्ड हमने बात की चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी स्पीड से इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, फोर्थ प्रॉपर्टी की हमने बात की कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हमने बात की है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन, हम इसकी बात करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व्ड की बात मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। इसको भी हमने 3 ढंग से समझाया। फर्स्ट आपने जो डेफिनेशन हमको क्लास में बोला कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डेस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सेकंड डेफिनेशन हमने क्या है, टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। और थर्ड बात हमने बताई कि in any physical, chemical and nuclear reaction, total charge before the reaction and after the reaction remains always constant. Thank you so much. Have a nice day. और हम आगे next last property charge is quantized यानी quantization of charge next lecture में डिस्कस करने वाले हैं। Thank you so much. पढ़ते रहिए। मैं राम नरेश यादव, मीन्स वाइसर, मीन्स फिजिक्स, मीन्स सीखना, सिखाना और एक्सपीरियंस करना। Thank you so much. Have a nice day.